सबसे पहले मैं करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को नमन करती हूँ। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को शत नमन करती हूँ। हमारे बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करती हूँ। और आज इस बहुजन परिषद में पधारे सभी मंच पे उपस्थित सभी अतिथि और सामने बैठे आप सभी उपासक उपासिकाओं, आप सबको मैं एक लाइन से संबोधित करूँगी। जब भी मैं किसी नई जगह पे जाती हूँ तो वो नई तरीके का ही संबोधन करती हूँ कि गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो सुबह की पहचान होती है, गुड इवनिंग बोलते हैं तो शाम की पहचान होती है, वालेकुम अस्सलाम बोलते हैं तो अल्लाह की पहचान होती है, कुछ लोग राम राम बोलते हैं तो शायद उनके भगवान की पहचान होती है, पर हम कहते हैं कि जय भीम बोलने से इंसान को इंसान की पहचान होती है। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। महाराष्ट्र से एक अलग तरीके का रिश्ता रहता है क्योंकि ये महाराष्ट्र की धरती है जिसने साहब कांशीराम को जन्म दिया। और साहब महाराष्ट्र के लिए यही बोलते थे कि महाराष्ट्र के लोग मुझे बहुत निराश करते हैं, कहते हैं हो शकत नाई, हाँ अहो शकत नाई को हो शकत है में बदला साहब कांशीराम। तो मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि जिस जगह पे बाबा साहब ने इतनी बड़ी क्रांति की, जिस जगह पे महात्मा ज्योतिबा फूले ने इतनी क्रांति की, जिस जगह पे छत्रपति शाहू जी महाराज का इतना बड़ा साम्राज्य हुआ और उस जगह पे साहब कांशीराम को उठ के जाना पड़ा, तो कुछ तो बात रही होगी। और वो कारण ढूंढती हूँ जब जब महाराष्ट्र में कोई भी सभा का आयोजन होता है तो उस हो शकत नाई को हो शकत है में साहब ने कैसे बदला, इस पे आपको ज़रूर सोचना चाहिए। और परिस्थितियां बदली नहीं, साहब के समय से आज तक परिस्थितियां बदली नहीं, ये मुझे बहुत आश्चर्य होता है। और मुझे ये लगता है कि ये जो बहुजन परिषद, जो कि कांशीराम ट्रस्ट, साहब कांशीराम के नाम पे जो ट्रस्ट बना करके आपने इस बहुजन परिषद का जो आयोजन किया है, उसका उद्देश्य मुझे ऐसा लगता है कि जो एक किसी शायर का एक शेर है कि अपने हिस्से का गम लेके कहीं और ना जाया जाए, अपने हिस्से का गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को संवारा जाए, और जिन चिरागों को हवाओं का खौफ नहीं, उन चिरागों को बुझने से बचाया जाए। तो शायद उन चिरागों को बजाने का एक प्रयास जो किया जा रहा है इस कांशीराम ट्रस्ट के द्वारा, जो आज बहुजन परिषद का आयोजन किया गया है, तो इसके सभी पदाधिकारियों को मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगी कि आप लोगों ने इतना बड़ा ये काम किया। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने जीवन में मैं भाग्य और भगवान में भरोसा नहीं रखती, लेकिन फिर भी मैं कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन तमाम बेकार लोगों में से हूँ जो साहब कांशीराम को कभी देख नहीं पाए, जबकि मैं होश में थी जब साहब का मिशन मूवमेंट चल रहा था। लेकिन मैं अपने आप को इस मामले में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानती हूँ कि मैं कभी साहब से क्यों नहीं मिल पाई, या मैंने साहब को कभी क्यों नहीं देखा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि भारत के कोने कोने में जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, मैं उन तमाम लोगों की आंखों से साहब कांशीराम को देख पाती हूँ जो लोग साहब के साथ में काम किए थे। और रात से लेकर के अभी तक, अभी जो एक सबसे सीनियर साथी जिनसे आप लोगों ने अभी परिचय कराया कि साहब की तबीयत खराब है, जो बहुजन जागृति जत्था का बहुत सीनियर मेंबर थे, वो ठीक से चल भी नहीं, मुझे लगता है साहब वो बैठे हुए हैं। आप लोगों ने जो साहब को जिंदा रखा है आज तक, ये एक बहुत बड़ी देन है, न केवल महाराष्ट्र की बल्कि पूरे भारतवर्ष में। तो हर एक जगह पे जहाँ पे भी हम जा रहे हैं, हम साहब कांशीराम के लोगों को, यानी जो कह रहे हैं ना कि ये कांशीराम के लोग हैं, जो ये कहते हैं ना लोग हैं, तो शायद जो साहब खौफ पैदा करना चाहते थे हमारे बीच में, वो खौफ लोगों में आज भी जिंदा है। बस जरूरत इतनी है कि जिस इस बहुजन परिषद में जो लोग दिख रहे हैं वो थोड़े सीनियर लोग दिख रहे हैं, हमें थोड़े से जूनियर लोग, जैसे लक्ष्मण जी को आपने बुलाया, इस टाइप से और जूनियर लोगों को साहब कांशीराम के लोग बनाना है, इस मिशन मूवमेंट को जिंदा रखना। क्योंकि साहब ने ये बात कही थी कि सरकार बने ना बने, सत्ता मिले ना मिले, सामाजिक परिवर्तन की गति कभी रुकनी नहीं चाहिए। तो मैं साहब का ही विचार लेके उत्तर प्रदेश से आई हूँ और उस धरती से आई हूँ जिस धरती पे भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किया था, बनारस यानी सारनाथ की धरती से। तो उपदेश हमने वहाँ पे सीखा
तथागत बुद्ध का, बाबा साहब का, और फिर जब साहब कांशीराम को जाना, साहब कांशीराम को पढ़ा, तो दिन पर दिन साहब को मैं देख नहीं पाती हूँ। जब भी उनके सामने फूल चढ़ाना होता है या कैंडल लेके जाना होता है, मैं साहब को ऐसे देख नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि साहब का चेहरा देखिए ना, आपने फूलों से उसको हटा लगा रखा है, आप फूल हटाइए, वो चेहरा देखिए, साहब की आंखों में एक अलग तरीके की चमक आज भी दिखाई देती है। पता नहीं आप उसको महसूस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं साहब को मतलब जी रही हूँ एक तरीके से अपने जीवन में, साहब की प्रतिज्ञाओं को जी रहे। देखिए साहब को वो आंखों में चमक दिखती है और आंखों के नीचे हल्का सा पानी जैसा शाइनिंग सा चेहरा आपको दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि साहब आज भी वो उनके अंदर जो इच्छा रह गई थी, जो लखनऊ के लक्ष्मण मेला ग्राउंड में 2003 में साहब कांशीराम ने दहाड़ के कहा था, क्या कहा था कि किसी माई के लाल में दम नहीं है, कांशीराम अगले 6 महीने में प्रधानमंत्री बन के दिखाएगा। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि साहब ने 2003 में जब लक्ष्मण मेला ग्राउंड लखनऊ में वो बात कही, उसके बाद ही साहब को लकवा मार गया और उसके बाद साहब कभी सक्रिय नहीं हो पाए। लेकिन साहब का शायद ये उसी समय का फोटो है और वो चमक साहब की आंखों की कैद है। वो चमक आज भी आप लोगों से कह रही है कि जिस कारवां को, बाबा साहब की बातें जब साहब कहते थे कि मैं जिस कारवां को इतनी मुश्किल तक यहाँ लेकर के आया हूँ, अगर उसको आगे ना ले जा पाओ तो उसको पीछे मत जाने देना, इसको वहीं रोक के रखना। इस बात को कांशीराम साहब ने तो पूरा किया, साहब कांशीराम ने पूरा किया, लेकिन जिम्मेदारी अब है, जब साहब की आंखें आपसे बोलती हैं कि मैं इस कारवां को वहां से यहां तक तो ले आया, लेकिन अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसको आगे लेकर के जाओ। तो मैं एक चीज आपसे अनुरोध करूंगी कि प्लीज मेरी बातों पे ताली मत बजाइए। मैं आपसे वोट मांगने नहीं आई हूं, मैं चुनाव लड़ने नहीं आई हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं। हम एक परिवर्तन की बात करने आए हैं, हम एक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके लिए मैं यूपी के बाहर बहुत कम प्रोग्राम्स में जाती हूँ, स्पेशली तब जब हम लोग खुद यूपी में बहुत तेजी से काम कर रहे हो तब। तो हम जब बाहर आते हैं तो हम आपसे अनुरोध यही चाहते हैं कि जब आप मुझे यूपी में काम करते हुए देख के बाहर अपने यहाँ बुलाए हो, तो हम चाह रहे हैं कि वो काम आपके यहाँ पे भी शुरू हो। तो मैं एक छोटी सी जो है बात जो साहब कांशीराम के जीवन की आप लोग कर रहे हो कि आपने हमको बुलाने पे बहुत पैसा खर्चा किया और हम साहब के तैयार किए हुए लोग हैं। और हम जब साहब, मैंने कल सर से भी कहा, मैंने कहा आप मुझे ये 4 स्टार 5 स्टार होटल में आप रहने का व्यवस्था कर रहे हो, आपने मुझे हवाई जहाज से बुलाया, ठीक है मेरे पास समय की कमी थी तो हम प्लेन से आ जा सकते हैं, वो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे रुकने आने जाने से लेकर के कितना पैसा हम खर्चा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में तो हो सकत नाई को हो सकत है, साहब ने किया कि शासन सत्ता में तुम्हारी भागीदारी होनी चाहिए। और हम यहाँ अगर अपने आप को, यानी मुझे आप अगर बुलाने पे मुझे अगर आप इतना अवभगत करोगे तो मैं तो साहब के मिशन की सिपाही हूँ, मेरा दिमाग तो नहीं खराब होगा, लेकिन मैं इस बात का दावा करती हूँ कि लोगों का दिमाग बहुत तेजी से इन सारी चीजों पे लग जाता है कि ठीक है भैया बुलाया जाएगा, आराम से भाषण ही तो देना है, खाली बस बोलेंगे और फिर इसके बाद अपना खाएंगे पिएंगे और चले जाएंगे। ये इस प्रवृत्ति पे लगाम लगाने का काम साहब ने किया था। साहब का जो आपने नाम लेके आज बहुजन ट्रस्ट बनाया है, उसका कितना बड़ा उद्देश्य है। साहब ने कहा 1 नोट और 1 वोट, जहां वो राजनीति की शुरुआत की है कि मैं धन्ना सेठों से लड़ नहीं सकता। कैसे लड़ाई नहीं लड़ सकता? क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन साहब ने कहा उनके पास भले ही पैसा हो, लेकिन हमारे पास जनता की शक्ति है, जनबल है, लोगों की ताकत है। इस ताकत का एहसास कराने में उतनी दूर से आपके पास में आई हूं कि ये ताकत थी जिन्होंने कहा कि मुझे तुमसे तुम्हारा भागीदारी कैसा चाहिए, तुम्हारा 1 वोट चाहिए और तुम्हारा वोट के साथ में 1 नोट चाहिए। तो 1-1 रुपए की बहुत कीमत है मेरे प्यारे भाइयों। इस बात का आप थोड़ा सा मतलब रखिए अपने दिमाग में कि आपको अपने आप को कैसे बैलेंस करके साहब के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। मैं ये नहीं कहती कि आप खर्चा नहीं कीजिए, खर्चा आप जरूर कीजिए, लेकिन खर्चा आप किस पे कीजिए? अपने समाज में लोगों के बीच में जा करके मीटिंग करने में खर्चा कीजिए, क्योंकि ये मीटिंग जो यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे तथाकथित बहुत सारे जो लोग हैं वो पहले से ही बहुत शिक्षित होते हैं, हम पहले से ही बहुत पढ़े होते हैं। हमें इस काम को मल्टीप्लाई करना है। इस काम को लेके जो साहब ने कहा कि अपने लोगों के बीच में जाकर के जो जागरण जत्था जो साहब ने बनाया, टीम बनाया ना, 3 ही उद्देश्य था उनका। एक जागरण जत्था वाला जो 100 पॉइंट्स थे, उसमें 3 पॉइंट्स मैंने साहब को केवल पढ़ के जाना मेरे प्यारे भाई। हो सकता है मैं कुछ गलत भी बोलूं, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन उस 100 पॉइंट्स में 3 पॉइंट पे साहब कांशीराम सबसे ज्यादा जो जोड़ दिए थे वो एक बहुजन जागृति जत्था, जैसे जो हमारा भाई विशाल गा रहा था,
वो दूसरा प्रेस के ऊपर, और तीसरा जो सांस्कृतिक परिवर्तन, वो सांस्कृतिक परिवर्तन हम चाहते हैं कि आपका पैसा जो है उस सांस्कृतिक परिवर्तन पे लगे, लोगों के बीच में जाकर के, गांव में, गली में, मोहल्ले में लोगों के बीच में जाके छोटी छोटी परिषद का आयोजन हो, तब हम जाकर के साहब के मिशन मूवमेंट को कैसे मजबूत कर पाएंगे अमरावती में, जहां पे हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, लेकिन साहब के लोग, कांशीराम के लोग हैं ये लोग, ये कांशीराम के लोग कितने ज्यादा बढ़ते हैं लोगों के बीच में, जब हम उनके बीच में पहुंचेंगे तभी ये बातें कर पाएंगे, क्योंकि हम साहब से सीख रहे हैं, साहब के जीवन से सीख रहे हैं। हमने जब साहब को पढ़ा तो हमारी आंखों में केवल साहब का सपना आता है, जो साहब ने ललकार के लक्ष्मण मेला ग्राउंड में कहा था कि मेरा सपना, मैं 6 महीने के अंदर देश का पीएम बन के दिखाऊंगा, और किसी माई के लाल में ये दम नहीं है। मेरा काम वहां से शुरू होता है कि हम साहब के उस सपने को कैसे पूरा कर पाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में साहब ने आपको और हमको 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। मैं आपको और हमको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि महाराष्ट्र में पहले भी बहुत बार आ चुकी हूँ, और मुंबई भी कई बार जा चुकी हूँ। और तो मुंबई में जब मैं पहली बार आई थी तब वो लोग मुझसे बोल रहे थे कि बहन जी अब की बार उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनेगी ना। मैंने कहा सरकार यूपी में बनेगी, आपको क्या दिक्कत है, मतलब आप क्यों इतना खुश हो रहे हो? तो बोले बहन जी जब सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो यहाँ पे जो दफ्तर होते हैं या ऑफिसेज होते हैं या जो कार्यालय होते हैं, वहां पे लोग हमसे सम्मान से बात करते हैं। तो यूपी में सरकार बन रही है, उसका फर्क महाराष्ट्र में पड़ रहा है। ये फर्क हम चाहते हैं कि देश के हर जगह पे बना रहे। तो साहब का जो सपना था, वो सपना तो आधा पूरा किया साहब ने उत्तर प्रदेश में, आपको और हमको 4 बार मुख्यमंत्री बना करके। उस सपने को आगे ले जाने के लिए आप और हम कितना प्रयास कर पा रहे हैं। मुद्दे की बात यही है कि जिन चिरागों को हवाओं का खौफ नहीं, उन चिरागों को कैसे बुझने से बचाया जाए, और वो कैसे बुझने से तभी आप बचा पाओगे जब आप साहब कांशीराम का जो जीवन संघर्ष है उसको लोगों तक पहुंचा पाओगे। बाबा साहब ने ये बात कही थी ना कि मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है। अंतिम संदेश आप लोगों तक क्या है कि मैं अपने लिए कोई जीवनी नहीं लिख के जा रहा हूं, मेरा जो संघर्ष है केवल आप उसको अगर जान जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका संदेश जो है, मेरा संदेश, वो आप तक पहुंच जाएगा। हमने भी साहब को ऐसे ही जाना, और जब साहब की तमाम लोगों से मुलाकात हुई जो साहब के साथ में काम किए थे, तो उन्हीं में से एक लोगों ने मुझे साहब के जीवन से जुड़ा हुआ एक ऐसा वाकया बताया जो कैडर के दौरान साहब कहते थे कि एक बार एक मंदिर बन रहा था और उस मंदिर में जो है ईंटें लगती है ना, तो तमाम ईंटें लग रही थी, तो उसमें कुछ ईंटें कम पड़ गई, 4-5 ईंटें। तो जो मजदूर और मिस्त्री जो काम कर रहे थे उन्होंने कहा कि भाई जाओ देखो, अब 4 ईंट के लिए तो एक ट्रक ईंटा तो नहीं मंगा सकते, 4-5 ईंट कम पड़ रहा है, थोड़ा जाओ बाहर देखो, अगर 2-4 ईंट कहीं फेंका पड़ा हो तो उठा लाओ। तो मंदिर में वही चबूतरा, मंदिर जो मूर्ति जिस पे रखना था वहीं पे थोड़ा कम पड़ रहा था। मजदूर जाता है बाहर और देखता है उसको कुछ नजर नहीं आता, तो फिर वो आता कहता मिस्त्री ईंट नहीं मिली। बोले नहीं जाके देखो। तो जाता है बाहर, कहता है ईंट तो है लेकिन बच्चे उसको 2-2 ईंटा जोड़ के पॉटी कर रहे हैं। बोले वो वाली ईंट है, क्या करूं? कह रहे अरे ले आ यार, धो करके लगा देंगे, कौन जानता है एक बार लग गया उसमें नींव में तो कहाँ पता चलेगा। वो मजदूर ईंट धो धा के ले आता है, बन जाता है पूरा, और देवी का लग जाता मूर्ति और पूजा होने लगती है। एक दिन वो ईंट आपस में लड़ाई करने लगती है, और लड़ाई करते करते जो ईंट जो मूर्ति के नीचे लगी थी, जो सबसे गंदी वाली ईंट थी, तो किसी को क्या पता, वो आपस में लड़ रही, कह रही है देखो तुमको बड़ा सा ट्रैक्टर पे तुमको लाद के लाए थे, ट्रक पे लेके आए थे, और तुमको तो सीढ़ियों पे लगा दिया गया, तुम्हारे ऊपर लोग रोजाना पैर रख के चलते हैं, और मुझे देखो मेरे ऊपर कल तक बच्चे पॉटी कर रहे थे और मुझे देखो यहाँ पे रख दिया गया, लोग रोजाना आके मुझ पे मत्था टेकते हैं। तो ये दोनों ईंटें आपस में लड़ाई कर रही थी, और उसी बीच में जो जागृति जत्था के जैसे हमारे सीनियर भाई हैं, ऐसे ही एक सीनियर भाई उसी में, मतलब एक सीनियर ईंट यानी जो बुजुर्ग ईंट थी, वो कहती है कि लड़ाई मत करो क्योंकि उसमें तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। असली करामात तो असली काम जो किया वो तो उस मिस्त्री का है जो तुमको बाहर से उठा के नाली में से, गंदगी में से धो पोंछ करके यहाँ तक लेके आया। तो साहब कांशीराम इस बात को आप लोगों को, हम लोगों को यही बात समझाते थे कि तुम लोग आज सरकारी कर्मचारी हो या जो छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो या यहाँ तक जो पहुंच पाए हो, ये तुम्हारी वजह से नहीं है, ये हमारे इन तमाम महापुरुषों का जो संघर्ष है उसकी वजह से आप लोग यहाँ तक पहुंच पाए हो। और
वहां तक पहुंचने के बाद ये मत सोचो कि तुम अपनी योग्यता की वजह से आए हो। तो जिस समाज का तुम हक खा के, जैसे मैं बार बार बोलती हूं कि अगर मुझे मेरे महापुरुषों के संघर्ष की बदौलत पढ़ाई का अवसर नहीं मिला होता, या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया होता, तो मैं बीएचयू में प्रोफेसर तो क्या झाड़ू पोछा की नौकरी के लायक भी नहीं होती। इस बात को आप और हम जितना जल्दी समझ लें उतना बेहतर होगा, क्योंकि योग्यता हम सब लोगों के अंदर थी। आजादी के पहले भी बहुत योग्यता थी और आज तक बहुत योग्यता है, लेकिन इसके बावजूद हमारा हर कदम पे टांग खींचा जाता है, हमको हर जगह पे नंबर कम दिया जाता है, चाहे इंटरव्यू हो या कहीं पे भी कोई भी छोटा बिजनेस भी आप करने की कोशिश करते हैं तो सोर्स पे ही आपको पीछे से खींच दिया जाता है कि ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये संविधान नहीं होता तो हम यहाँ तक नहीं पहुंचते। और इसीलिए मुझे बार बार ये लगता है कि वो ऋण मेरे बाबा साहब और मेरे महापुरुषों का मेरे ऊपर है, क्योंकि मैं किसी का हक खत्म किया, मैंने किसी अपने समाज के एक व्यक्ति का हक खाया है, तब मैं यहां तक पहुंची हूं। क्योंकि हो सकता है कोई गांव में रहने वाला व्यक्ति जो कि थोड़ा और तेज रहा होता, लेकिन मैं शहर में रह करके पढ़ के आई, मुझे ज्यादा अच्छी एजुकेशन मिली तो मैं वहां तक पहुंच गई। शायद अगर मैं किसी का हक पाई हूं, अगर उसको मौका मिलता तो शायद वो मेरी जगह सेलेक्ट होकर के आ पाता। तो जब मैंने किसी का हक खाया है तो मैं अपने समाज का एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन कर रही हूं उस हक के बदले, और वही हक मुझे वापस पे बैक करना है अपने समाज को। ये मुझे साहब कांशीराम ने सिखाया, और ये तब मैंने जाना जब मैंने साहब के संघर्षों को जाना। यही संघर्ष मैं आप लोगों को चाहती हूं कि लोगों तक पहुंचे कि साहब किस तरीके से बेचैन हो गए। साहब को इसी महाराष्ट्र, इसी पूना की धरती पे पहला लेसन मिला जो कांशीराम साहब बाबा साहब को नहीं जानते थे, और जब साहब कांशीराम बाबा साहब को जाने तो कितना बेचैन हो गए। आज तमाम लोग बाबा साहब की तमाम किताबें पढ़ते हैं और मुझे नहीं समझ में आता कि वो कैसे इतना चैन से रह पाते हैं। ये साहब कहते थे कि मैंने बाबा साहब की केवल 2 किताबें पढ़ी और मेरे दिमाग इतना हो गया कि मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। और साहब ने केवल इस्तीफा ही नहीं दिया, इस्तीफा लिख करके 7 बातें अपनी माँ को चिट्ठी लिख करके पोस्ट की, और उन 7 बातों में साहब ने सबसे बड़ी बात यही लिखी कि माँ मैं कभी शादी नहीं करूंगा, माँ मैं कभी घर नहीं आऊंगा, माँ मैं कभी किसी नात रिश्तेदार में नहीं जाऊंगा, यानी मेरा बहुजन समाज ही मेरा नात परिवार रिश्तेदार है। माँ मैं अब कभी कोई नौकरी नहीं करूंगा, यानी मैंने अपने समाज के लिए जो नौकरी छोड़ी, मेरी समाज ही मेरी नौकरी रहेगा। माँ अब मैं अपने नाम पे कोई भी घर, दुकान, मकान या बैंक बैलेंस, रुपया पैसा नहीं रखूंगा। ये 5 प्रमुख बातें मैं आपसे जो कह रही हूँ, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा एक 32-35 साल का नौजवान, 1934 में जन्म हुआ और 1967 में 33 साल का नौजवान इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले ले कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मैं कभी नौकरी नहीं करूंगा, मैं अपने नाम पे कोई बैंक बैलेंस नहीं रखूंगा। माँ को चिट्ठी दे देते हैं साहब कांशीराम लिख करके। माँ रहती है पंजाब के खवासपुरा में, साहब कांशीराम की चिट्ठी पाती है, माँ रोती रोती भागती हुई आती है और 2 महीना साहब के साथ पुणे में उनके घर में रहती है। और 2 महीने में साहब कांशीराम अपनी माँ से 10 मिनट तक बात नहीं करते, 10 मिनट भी बात नहीं करते। तो एक दिन माँ खींच के बोलती है, बेटा मैं तुझसे मिल रही थी, दूर से आई, इतनी देर से तुझसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ इतने दिनों से, और तेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तू अपनी माँ से बात कर। तू पता नहीं कौन सी किताबें हैं जिनको तू पढ़ने में ऐसे रात दिन लगा रहता है। तब साहब कांशीराम अपनी माँ से कहते हैं, माँ ये किताबें कोई साधारण किताबें नहीं है, ये किताबें मेरे बाबा साहब मेरे लिए लिख के गए हैं, और इन किताबों में बाबा साहब मेरे लिए सत्ता की चाबी छोड़ के गए हैं। मैं उस सत्ता की चाबी को खोजने का प्रयास कर रहा हूँ। माँ तू टाइम वेस्ट मत कर, मैं तेरे साथ घर आने वाला नहीं हूँ, तू जा वापस अपने घर। और माँ रोती हुई वापस अपने घर चली आती है। और इधर साहब कांशीराम की प्रतिज्ञा देखिए, कितनी मजबूत प्रतिज्ञा कि उनको धूप, जाड़ा, बरसात, कोई भी मौसम हिला नहीं पाता। यहाँ तक कि एक बार साहब कांशीराम पंजाब में ही एक मीटिंग के दौरान गए, और वहां पर जब उनकी माँ को पता चला कि उनके बेटे का मीटिंग उनके ही जिले में लगा है, तो वो अपने पति से बोलती हैं कि चलिए बेटे को मना करके वापस ले आया जाए। 4 साल का दरमियान बीत गया इस बीच में, जब से साहब कांशीराम ने घर छोड़ा था। और इस 4 साल के बाद माँ का जब ममता उमड़ती है कि चल के बेटे से मिल आया जाए, तो बेटे के प्रति जो बाप का दिल था कठोर था, बोले कि जो बेटा घर छोड़ दिया वो बेटा हमारे लिए मर चुका है, तुझे जाना है तो तू जा, मैं नहीं जा रही।
साहब की माँ का मन नहीं मानता और साहब की मीटिंग में पहुंच जाती। साहब ऐसे ही खुले मैदान में खड़े होकर के भाषण दे रहे थे और पीछे माँ जो है भीड़ के बीच में खड़ी होती है। कार्यक्रम खत्म होता है, सारे लोग चले जाते हैं और माँ चुपचाप पेड़ के पीछे वहां खड़ी होकर आंखों से उसके आंसू लगातार बह रहे होते हैं। जब भाषण सब लोग चले जाते हैं तो माँ धीरे धीरे चल के जब आगे आती है, और जब आगे आती है तो साहब कांशीराम जब देखते हैं तो सारे कार्यकर्ता लोग जो कुछ उनके अगल बगल होते हैं सोचते हैं कोई पागल औरत है, बिल्कुल एकदम बाल एकदम उजड़ा हुआ और आंखों में एकदम आंसू और एकदम आंख नाक सब बह रहा है। तो उनको रोकने के लिए जाते हैं, साहब मना कर देते हैं, बोलते कोई रोकेगा नहीं, अगर ये मुझे 2 थप्पड़ भी लगा देती हैं तो भी कोई बोलेगा नहीं, ये मेरी माँ है, ये जैसे आते हैं आने दीजिए। और साहब की माँ धीरे धीरे चल के जब साहब के सामने आती है तो उनको देख के कंट्रोल नहीं होता है, साहब को अपनी बाहों में भर के बहुत तेज तेज रोने लगती है और रोते रोते साहब से बस यही बात कहती है, बेटा घर चल बेटा, तेरी माँ बूढ़ी हो गई है, तेरी माँ से घर का काम नहीं होता है, मैंने तेरी शादी पक्की की है, तू मेरे लिए बहू लेकर के आ, तेरी बहनें हर साल तेरा रक्षाबंधन पे इंतजार करती है, घर चल बेटा घर चल, मैं तेरे सर पे सेहरा बंधा हुआ देखना चाहती हूँ। माँ रोती जा रही है, बोलती जा रही है और इतना दृढ़ संकल्प साहब कांशीराम का, इतना बड़ा भीम प्रतिज्ञा साहब कांशीराम की कि साहब के चेहरे का भाव तक नहीं बदलता, आंसू तो बहुत दूर की बात। माँ जब रोते रोते जब थोड़ा चुप होती है तो साहब अपनी माँ को थोड़ा अपने से अलग करते हैं और कहते हैं वही बात, माँ तू घर जा, माँ तू घर जा, मैंने इस समाज को अपना घर मान लिया है और इस समाज के लिए काम करते हुए अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी मुझे कोई गुरेज नहीं, माँ मुझे सेहरा नहीं, माँ मुझे कफन चाहिए, माँ मुझे सेहरा नहीं, माँ मुझे कफन चाहिए। इतना कह के साहब अपनी माँ को दूर करते हैं और चुपचाप बिना माँ की तरफ देखे वापस चले आते हैं। जब मैंने साहब की इस बात को जाना तो मुझे तथागत गौतम बुद्ध की वो बात याद आई, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग सबसे बड़े बुद्धिस्ट बनते हो आप, बनते वाद इसलिए शब्द बोल रही हूं क्योंकि हो नहीं। साहब कांशीराम की ये बात से मुझे भगवान बुद्ध की वो बात याद आती है, जब भगवान बुद्ध बुद्ध बन करके सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध बन करके जब अपने घर आते हैं और कपिल वस्तु आते हैं और जब यशोधरा से मिलने उनके कक्ष में जाते हैं तो उनके साथ आनंद और 2 भंते और होते हैं। और जब वो यशोधरा के कमरे की तरफ अंदर जाते हैं तो आनंद से और अपने साथी 2 भंते से बोल देते हैं कि देखो मैं तो मुक्त हो चुका हूं, लेकिन यशोधरा जो कि मेरी पूर्व में पत्नी थी वो अभी मुक्त नहीं हुई है, अगर वो मुझे पकड़ भी लेती है तो भी तुम लोग कोई उसका विरोध मत करना। और सिद्धार्थ गौतम जब धीरे से कमरे में अंदर जाते हैं, यशोधरा सिद्धार्थ गौतम को देखती है, चीवर पहने हुए हाथ में भिक्षा पात्र लिए हुए फूट फूट के रोने लगती है और उनके पांव में गिर के कहती है कि स्वामी मुझे भी अपनी शरण में लीजिए। ये दोनों वाकया सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूं कि जिसने भी त्याग किया, सिद्धार्थ ने त्याग किया, वो बुद्ध बन गए। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बाबा साहब बन गए। साहब कांशीराम जो कि साधारण कसिया जिनको उनकी माँ प्यार से बुलाती थी, वो कांशीराम से मान्यवर कांशीराम बने क्योंकि उन्होंने आपके लिए त्याग किया। और उसके बाद साहब का इतना बड़ा दिल देखिए कि आप यहाँ इस बहुजन परिषद में अपनी बीवी को साथ में लेके नहीं आए, क्योंकि बीवी घर में अभी जाओगे तो खाना पका हुआ मिलना चाहिए ना, या बच्चों की देखभाल के लिए आप छोड़ के आए होगे, कि आप अपनी बीवी को नहीं लेकर के आए हो। और मान्यवर कांशीराम का दिल देखिए कि पूरी जिंदगी में जितना कुछ उन्होंने कमाया वो सारा कुछ एक औरत के नाम कर दिया, एक औरत को पूरी तरीके से जिम्मेदारी दे दी। तो वो भी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि जिस औरत को आपने केवल घर तक सीमित रखा है, उस औरत पे साहब ने कितना बड़ा भरोसा किया और उस औरत ने भी बहुत बड़ा त्याग किया। 22-23 साल की उम्र में उस जमाने में औरतें पढ़ नहीं पाती थी ठीक से, वो छोटी सी लड़की 22-23 साल की साहब के मिशन मूवमेंट से जुड़ती है, अपना घर द्वार त्यागती है और उसके बाद वो भी आजीवन प्रतिज्ञा करती है कि मैं शादी विवाह नहीं करूंगी, घर परिवार नहीं बनाऊंगी। तो समाज उसको भी सम्मान से अपनी बहन बोलता है, चाहे वो छोटा हो और चाहे कोई बुजुर्ग हो। ये इतिहास रहा है और इसी इतिहास से आपको और हमको सबक लेना है। जो साहब का 4 साल का जो दौर था, जो अपनी माँ से दूर रहे, और जो साहब कांशीराम यहाँ पे जब उन्होंने मिशन मूवमेंट को जाना समझा
तो वो तमाम साथी जिन लोगों को आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा होगा, हमने तो केवल किताबों में पढ़ा, चाहे वो मनोहर आमटे हों या तमाम और लोग हों जिनके साथ साहब कांशीराम साइकिल चलते थे, पैदल चलते थे। और यहीं पूना में जब साहब नौकरी छोड़ के एक कमरा किराए पे लिए तो वही मनोहर आमटे जी सबसे ज़्यादा साहब के साथ में रहे। और उन्हीं के समय का एक घटना ये भी है कि साहब को एक दिन सुबह जो है वो पूना के लिए ट्रेन पकड़ते थे, लोकल ट्रेन मुंबई के लिए, और उसको लिए वो साइकिल रखते थे अपने रूम से स्टेशन तक आने के लिए। और एक दिन उनकी साइकिल में हवा कम होती है, संडे का दिन होता है, मनोहर जी कहते हैं कि वो आप जो है आप दरवाज़ा बंद करके जाइएगा, क्योंकि साहब को तो जुनून सवार था लेकिन वो नौकरी कर रहे थे। और वो बोलते हैं कि दरवाज़ा बंद करके जाना, आज संडे मैं देर तक सोऊंगा। और साहब बाहर निकलते हैं, उनकी साइकिल में हवा नहीं होती है, तो वो थोड़ी देर जाते हैं और उसके बाद भड़बड़ाते हुए वापस अंदर आते हैं। तो मनोहर जी का आंख खुलती है और कहते हैं, अरे आप तो जाने वाले थे, आप गए नहीं। बोले कि वो साइकिल में हवा नहीं है, थोड़ा मैं पैसा खोज रहा हूँ, 5 पैसा हो तो साइकिल में थोड़ा हवा डलवा लूँ। बोले साहब मेरी साइकिल ले जाइए। बोले तेरी साइकिल भी पंक्चर है, तेरी साइकिल मैं पहले देख चुका हूँ। और फिर दोनों साथी मिल करके कॉपी किताब गद्दा रजाई सबके नीचे देखते हैं, उनको साइकिल में हवा डलाने के लिए 5 पैसा नहीं मिलता। साहब कहते हैं मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है, अगर मेरी ये ट्रेन छूट गई तो मुंबई में मेरे बहुत सारे साथी मेरा आज इंतजार कर रहे होंगे, हमने मीटिंग रखा है। और साहब पैदल ही दौड़ते हैं कि पूना स्टेशन जा करके मैं ट्रेन टाइम पे पकड़ आऊं। जिस व्यक्ति ने इतना त्याग किया तब जा करके मेरे जैसी महिला यहाँ खड़े होकर के इतना दमदारी से बोल पा रही। बाबा साहब ने मुझे अधिकार जरूर दिया, लेकिन मुझे यहाँ खड़े होकर के बोलने का साहस मेरे कांशीराम साहब ने दिया। वो कांशीराम साहब जिनकी आंखों की तरफ हम देख नहीं पाते, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि मैंने कितनी मुश्किल से तुमको यहाँ तक पहुँचाया है, पैदल घूमा, साइकिल घूमा। आज 49-50 की बरस की उम्र में आप लोग बुढ़े होने लगते हो, आपका घुटना बोलने लगता है, आंखों से दिखाई कम देने लगता है, सोचते हो आराम करेंगे, घर में नाती पोते हो जाते हैं, उनको खिलाने में टाइम वेस्ट करते हो। और साहब कांशीराम 49 बरस की उम्र में 3000 से ऊपर किलोमीटर साइकिल की यात्रा किए और तमाम किलोमीटर वो पैदल यात्रा किए। किसके लिए किए? जब साहब अपनी माँ से कहते हैं कि माँ मुझे सेहरा नहीं, माँ मुझे कफन चाहिए, तो मैं पूछती हूँ आपसे कि किसके लिए साहब ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की जो माँ से कहा कि मुझे सेहरा नहीं, मुझे कफन चाहिए? आपके और हमारे लिए ही तो किया। और हम कैसे लोग हैं कि हम साहब के ही मिशन मूवमेंट को धीरे धीरे करके भूलते चले जा रहे हैं, जिसको तिनका तिनका जोड़ करके एक माला में पिरोया 6743 जातियों में बटे हुए समाज को साहब कांशीराम पूरी जातियों को नहीं जोड़ पाए, केवल 650 जातियों को ही जोड़ पाए। और 650 जातियों को क्या जोड़ा साहब ने? कहा कि तुम 100 में 85 हो, तुम्हारी ताकत इतनी ज्यादा है कि तुम इस देश की हुक्मरान कौम बन सकते हो। फिर वही बाबा साहब की बात को पूरा किया साहब कांशीराम ने। बाबा साहब ने कहा था ना, जाओ अपने घरों की दीवारों पे लिख दो तुम इस देश की हुक्मरान कौम हो, तुमको इस देश पे शासन करना है। उसी कौम को हुक्मरान होने का एहसास कराया साहब कांशीराम ने कि तुम अपने वोट की ताकत से अपना राजा चुन सकते हो, लेकिन तुम जातियों में बटे हुए हो। कैसे जातियों में बटे हुए हो कि धोबी कहता है चमार से मैं तुझसे ऊंचा, चमार से पासी कहता है तू कैसे ऊंचा, तुझसे ऊंचा तो मैं, उससे कहेगा कुर्मी मैं तुझसे ऊंचा, कुर्मी से यादव कहेगा मैं तुझसे ऊंचा, यादव से लोहार कहता है मैं तुझसे ऊंचा, लोहार से सुनार कहता है मैं तुझसे ऊंचा। सभी जातियां आपस में ऊंच नीच में बटे हैं। इसीलिए जिन लोगों ने हमको इस जाति में बांटा, इस जाति व्यवस्था में बांटा, वो लोग हमारी खोपड़ी पे बैठ के राज कर रहे हैं। साहब ने हमको हमारे वोट की कीमत का एहसास कराया। साहब ने कहा नारा दे करके, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जब ये साहब ने कहा तो इसके बहुत मायने हैं मेरे भाई। इस अमरावती डिस्ट्रिक्ट में SC ST OBC का पॉपुलेशन ज्यादा है, ये मेरे भाई लोगों ने मुझे बताया। और वो तथाकथित 15% जो कि DS4 का नारा उस समय का होता था कि ब्राह्मण ठाकुर बनिया छोड़ बाकी सारे DS4, ये जो नारा था यही तथाकथित 15% लोग यहाँ पर माइनॉरिटी में हैं कि उनसे उनकी जाति पूछिए तो वो मुंह नीचे करके बोलते हैं कि हम वो तथाकथित 15% में से हैं या 3% लोगों में से हैं। तो जब अमरावती की केवल बात नहीं, तमाम जिलों में जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मैं देखती हूँ जहाँ पे जनजाति और अपने समाज के लोगों की संख्या ज्यादा है, क्या कारण है कि इसके बावजूद हम अपने MP MLA नहीं चुन पा रहे हैं? क्योंकि हमने साहब के नारे को भुला दिया। वोट हमारा, राज तुम्हारा,
नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नारा दिया था साहब कांशीराम ने, लेकिन साहब के जाने के बाद हमने उस नारे पे काम नहीं किया। तथाकथित वही 15% लोग उस नारे पे काम किए और वो सीधे सीधे चैलेंज करते हैं, वोट तुम्हारा, राज हमारा, यही चलेगा, यही चलेगा, और यही चल रहा है। गलती किसकी? गलती किसकी? गलती हमारी। हमारी गलती इसलिए क्योंकि इस महाराष्ट्र की धरती पे नारा लगता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकरांच्या विजयी सो। मैंने पहली बार सुना कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, उसको मराठी में कैसे बोला जाता है। इसी महाराष्ट्र की धरती से जब मान्यवर कांशीराम निकल करके जाते हैं तो महाराष्ट्र के लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं, और यहीं से निकल के जब यूपी में जाते हैं तो यूपी में कैसे लोग इस बात को समझ पाते हैं। तो क्यों हम धीरे धीरे करके उस मिशन मूवमेंट से पीछे चले जा रहे हैं। मैं सिर्फ अब आप केवल आप लोगों की बात नहीं करूंगी, मैं अपने प्रदेश की भी बात करूंगी कि ये मिशन मूवमेंट धीरे धीरे हमारे यहाँ से भी हट रहा है। और इसी वजह से हमारे जैसी, मतलब मैं अपने आप को, अभी मैं 50 साल की नहीं हुई हूँ, 60 साल की नहीं हुई, अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, लेकिन मैं ये मान के चलती हूँ कि मुझे क्यों जिम्मेदारी लेनी पड़े कि मैं अपनी जो है नौकरी नहीं, अब छोड़ने के कागार पे हूँ। मैं आपको अपनी व्यक्तिगत बात बता दूं, मैं नौकरी बहुत मुश्किल से कर पा रही हूँ। हमने साहब के मिशन मूवमेंट के लिए कुछ एक पैसा उधार ले रखा है, इस वजह से हम नौकरी अभी नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन आने वाले 1-2 साल के अंदर मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगी। और मेरी शादी को 12 साल हो गए और हम पति पत्नी आज तक अकेले ही हैं, क्योंकि हमने ये तय किया था कि हमारी जिंदगी, हमने साहब की तरह, हम शायद पहले साहब को जाने होते तो हम कभी शादी भी नहीं करते, लेकिन हमने शादी करके एक अच्छा काम इसलिए किया क्योंकि हम 1 और 1 11 हो गए। अब हम 1 और 1 11 हो करके हम उस काम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसीलिए हमने तय किया कि हम अपना कोई परिवार नहीं बनाएंगे, अपने नाम पे कोई बैंक बैलेंस, कोई रुपया पैसा, कोई मकान दुकान नहीं रखेंगे। हम इस प्रतिज्ञा को इतना सर पे कफन बांध करके आपके बीच में आए। भैया मैं इसलिए बहुत व्यवहारिक, बहुत प्रैक्टिकल बातें आपसे करती हूँ, मैं कोई किताबें और कोई हवाई बातें नहीं कर रही हूँ। हम साहब कांशीराम को जी रहे हैं, और हम जी रहे हैं इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं। हमें नेता नहीं बनना, हमें आपसे वोट नहीं लेना, लेकिन हमें आपको आपके वोट का कीमत वापस एहसास करवाना है। इस प्रतिज्ञा के साथ मैं आपके बीच में आई हूँ कि हम आपके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। हम साहब को जब देखते हैं कि साहब क्यों हमसे कहते हैं कि मेरा उस अधूरे सपने का क्या होगा, तो मैं जवाब नहीं दे पाती और मैं कहती हूँ कि साहब हम काम कर रहे हैं, हम कैडर मीटिंग ले रहे हैं, हम गांव-गांव में लोगों को कर रहे हैं। और आपने जो एक महिला विंग बनाने का और जो युवा विंग और जो छात्र विंग बनाने का साहब का जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि साहब ने बामसेफ से तथाकथित जो सरकारी कर्मचारी थे उनको तो जोड़ दिया, जो नौकरी पेशा लोग थे साहब ने उनको तो जोड़ा, लेकिन उसके बाद साहब का एक सपना और था कि जो नौकरी पेशा लोगों की जो औरतें हैं, जिनको आप लोग आज खाली ब्यूटी पार्लर तक सीमित कर दिए हो कि पति की अच्छी तनख्वाह आती है तो अच्छे से ब्यूटी पार्लर में जाके हेयर कट करवाना है, मेकअप करवाना है, ये करना है, फैशन करना है, शौक करना है, अच्छी साड़ी, अच्छे कपड़े, ब्रांडेड चीजें, यहाँ तक जो सीमित किया हुआ है। साहब उस समय इस बात को समझ रहे थे कि जो लोगों से बाबा साहब परेशान थे, मैं अपने समाज में इतनी क्रांति पैदा कर दूंगा कि उस बामसेफ के जुड़े हुए जो हमारे कर्मचारी लोग हैं, उनके परिवार के जो महिलाएं हैं उनको भी मैं जोड़ूंगा, क्योंकि आप सक्रिय राजनीति में भाग नहीं ले सकते क्योंकि आप नौकरी कर रहे हो, लेकिन आपके परिवार की महिला तो सक्रिय राजनीति में आ सकती है। आपके परिवार का जो बेटा है जो पढ़ रहा है उसको भी मैं एक स्टूडेंट विंग और एक छात्र विंग और एक जो युवा विंग है उसको बनाने का साहब का बहुत बड़ा सपना था। और अगर इतने पे केवल हम काम कर ले जाएं तो आने वाले समय में हम एक बहुत बड़ा मिशन मूवमेंट तैयार कर सकते हैं। हम उत्तर प्रदेश में इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं। देखिए हम ये मान के चल रहे हैं कि साहब ने हमको इतना बड़ा संगठन दिया, सब कुछ दिया, साहब ने हमें राजनीतिक प्लेटफॉर्म भी दिया, हमें अलग से राजनीतिक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आज राजनीति इतना हावी हो गई है हमारे ऊपर कि हम राजनीति जो लोग कर रहे हैं, जो लोग राजनीति में हैं, उनके निर्णय हम लोग मानने के लिए बाध्य हो रहे हैं, क्योंकि साहब ने तैयार किया था समाज, और समाज की बात आज कोई नहीं कर रहा। हर एक व्यक्ति राजनीति की बात कर रहा है। जैसे मैं बहुत फेमस हूँ, हाँ मैं बहुत पॉपुलर हूँ, अब मैं इस गलतफहमी को पाल लूँ कि मुझे राज्यसभा में होना चाहिए या मुझे लोकसभा में होना चाहिए या मुझे एमएलए होना चाहिए, तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, अगर समाज जिंदा रहेगा तभी तो राजनीति जिंदा रहेगी, और अगर जो समाज में काम कर रहा है वो भी राजनीति का ही शौक पाल लेगा तो राजनीति हर एक व्यक्ति कर रहा है।
तो राजनीति आज इतना हावी हो गई कि समाज की नीति पीछे हो गई। और साहब ने सबसे ज्यादा कहा था कि जिस समाज की गैर राजनीतिक यानी सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, वो समाज कभी भी राजनीति में तरक्की नहीं कर सकता। तो बाबा साहब की तरह साहब कांशीराम ने भी जो फिलोसोफर की तरह जो जो बातें कही, वो बातें आज सच होती नजर आ रही हैं। एक एक बात आपके सामने आ रही है। और उसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट जो आज आ रहा है, वो एक जो बड़ा ग्रुप जिससे साहब अपने समय में ही बहुत परेशान थे। जब साहब ने बामसेफ बनाने का 1971 में प्लान किया था और 1973 में जब उसको 5 सांसदों के साथ मिल करके और तमाम जो नौकरी पेशा लोग थे उनका एक बड़ा जाल, पूरा नेटवर्क पूरे देश भर में जब उन्होंने बनाया, तो उनके दिमाग में ये काम था कि मुझे इस काम को कैसे आगे बढ़ाना है, इस समाज को कैसे मजबूत करना है। समाज मजबूत रहेगा तो हम राजनीति जब चाहेंगे तब तैयार कर सकते हैं। इतना प्लान करने के बाद साहब कांशीराम जब 84 में आपको राजनीतिक प्लेटफॉर्म देते हैं बहुजन समाज पार्टी के रूप में, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड वर्क था। और वो बैकग्राउंड वर्क जब से हमने छोड़ा, राजनीति हमेशा पीछे की तरफ ही हम चलते चले जा रहे हैं। भले मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन जो साहब कहते थे ना कि राजनीति चले ना चले, सत्ता मिले ना मिले, सरकार बने ना बने, लेकिन राजनीति सामाजिक परिवर्तन की गति कभी रुकनी नहीं चाहिए। अपने अपने हिस्से का अगर हम जिम्मेदारी तय करें, तो हम क्या इस बात की जवाबदेही तय कर पा रहे हैं कि हमने अपनी जो हमारी जिम्मेदारी थी उसको पूरा करने में हम आगे बढ़े? हमको लगा यूपी में सरकार बन गई है, तो महाराष्ट्र में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में और तमाम बिहार में, तमाम राज्यों में भी 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 एमपी एमएलए बन रहे थे। हमको लगा कि हमारे यहाँ पे भी वैसा ही चमत्कार होगा जैसा उत्तर प्रदेश में है। लेकिन अगर बैकग्राउंड नहीं करोगे, स्कूल में बच्चे को होमवर्क मिलता है, तो अगर आप लोग क्लास में मिला होमवर्क अगर घर पे नहीं करवाओगे, तो अगले दिन टीचर मारेगा ना आपके बच्चे को, पनिश करेगा ना। तो वैसा ही समाज में भी हुआ। होमवर्क हमने किया नहीं और चाह रहे हैं कि रिजल्ट अच्छा हो, तो पनिशमेंट ही मिल रहा है, क्योंकि होमवर्क बंद हो गया है। जब पीछे का काम नहीं होगा तो आगे इसी तरीके से चलता रहेगा। और साहब का जो साहब उस समय में जो कह रही थी कि जो जिन चीज़ों से परेशान थे, कि साहब के समय में ही साहब ने ये बात कही कि जिन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिनके लिए, जिस समाज के लिए इतना सब कुछ करके आए, उन समाज के लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को, बाबा साहब को ही चुनाव में हरवा दिया। यानी वो चमचों, दलालों, भड़ुओं की फौज जो बाबा साहब के समय में काम कर रही थी, वो साहब कांशीराम के समय तक भी एकदम पूरी तरीके से हावी हो गई। और इसीलिए साहब ने 1982 में जो पुस्तक लिखी, द एज ऑफ स्टूजेस, यानी चमचा युग, उसमें हमको और आपको सावधान कर दिया कि आपको अपनी डिग्री स्वयं तय करनी है कि आप किस डिग्री में, यानी किस कैडर में अपने आप को पाते हो। आप चमचा बन के समाज में काम करना चाहते हो या एक कार्यकर्ता बन के समाज में काम करना चाहते हो। अगर आपके अंदर टिकट लेने की चाहत है, आपके अंदर एमपी एमएलए की चाहत है, आपके अंदर राज्यसभा लोकसभा की चाहत है, तो आप एक दिन निश्चित रूप से समाज के बीच में चमचे के रूप में जाने जाओगे। क्योंकि आप चमचागिरी करोगे तभी आप किसी अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाओगे। और अगर आप एक कार्यकर्ता बन करके रहोगे, तो भले ही आपको एमपी एमएलए ना मिले, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी को ये संघर्ष करने का जज्बा जो है वो बरकरार रहेगा। आने वाले समय में वो अपना एमपी एमएलए जरूर बना लेगी। हमारा संघर्ष जो हम प्रतिज्ञा लेके आगे काम कर रहे हैं, ये काम हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपनी आने वाले 10 साल 15 साल का प्लानिंग करके कर रहे हैं। क्योंकि जिन गाँव में हम 2012-13 में गए थे, उन गाँव में बच्चे हाई स्कूल इंटर में थे, और आज उनमें से तमाम बच्चे, एक बच्चा एसडीएम हो गया, एक बच्चा बीएसए हो गया, ऐसे तमाम नौकरियों में। एक लड़की अभी रिसेंटली हमको मिली, वो एक कॉलेज में टीचर हो गई, इंटर कॉलेज में। और मेरी अपनी भी 2-3 स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स हो गई। ऐसे तमाम जो हमारा लॉट तैयार हो रहा है, वो लोग खुद आके हमको बताए कि मैम आज से 10 साल पहले आप हमारे गांव में आए थे और आपने मुझे इस तरीके से बताया था कि पहले सामाजिक काम नहीं, पहले तुम अपना एकेडमिक पूरा कर लो, अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, और तब तुम यहाँ पे अपने पाँव पे खड़े हो जाना, तब दुनिया तुम्हारी बात सुनेगी। और आज हम अपने पाँव पे खड़े हैं और हम आपसे चाहते हैं कि जुड़ करके जो काम आप कर रहे हो, इस काम को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकें। तो जो 10 साल में हमें इतना बड़ा
मिल रहा है जो हमने प्लान किया था, तो अगर अगले 10 साल की जो हम प्लानिंग लेके चल रहे हैं, इस प्लानिंग से हम आने वाले समय में एक बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। तो भले हमें ना लाभ मिलेगा, लेकिन हमारी आने वाली नस्ल जो है वो कम से कम चमचा नहीं बनेगी, समाज का कार्यकर्ता। क्योंकि ये जो काम हम कर रहे हैं ये बहुत मुश्किल है। ये बाबा साहब भी कहते थे कि राजनीति करना बहुत आसान काम है, लेकिन समाज का कार्यकर्ता बने रहना सबसे मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि हम जब जाते हैं ना लोगों के पास में, हम भी बीएचयू में एसोसिएशन हमने बनाई, बीएचयू में SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन। जब हम नए नए बीएचयू में गए, हमारे साथ कुछ केसेस वहाँ पे हो गए, हमारे कमरे का ताला तोड़ के बाहर फेंक दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अनुसूचित जाति में चमार जाति से आती थी। एक चमार की लड़की इतना एक्टिव कैसे, इतना मुखर कैसे, ये उनसे देखा नहीं जा रहा था। तो वो केस एक हुआ, मुझे रात भर कैंपस में सड़क पर रहने को मजबूर किया। और उस दिन मुझे ये समझ में आया कि मेरी शिक्षा, मेरी योग्यता मेरी जाति के आगे कुछ भी नहीं है। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या मैं नौकरी छोड़ देती, किसी और यूनिवर्सिटी में ट्राई करती, और दूसरा रास्ता था जो मेरे महापुरुषों का था कि मैं संघर्ष करती। तब तक मैं साहब कांशीराम और बाबा साहब को केवल थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, मैंने जाना नहीं था। लेकिन उसके बाद जब मैंने बहुत अच्छे से साहब कांशीराम को पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि जो मेरे साथ हुआ ये कोई नया काम नहीं था, ये हमारे तमाम लोगों के साथ में हर जगह पे होता रहता है। बस हम समझौता करके हम चमचागिरी ना करें, बल्कि एक कार्यकर्ता बन के अगर दमदारी से अपनी बात रखते हैं तो आने वाले लोगों के सामने हम एक नज़ीर पेश कर सकते हैं। तो साहब से हमने ये सीखा कि हमें चमचा नहीं, हमें कार्यकर्ता बनना है। और जो साहब ने नारा दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, उस एक वोट की कीमत साहब ने कहा अपनी बेटी की इज्जत के बराबर समझना। साहब ने कहा अपने वोट को अपनी बेटी की इज्जत के बराबर समझना। और मुझे बहुत अफसोस है कि न केवल महाराष्ट्र या अन्य प्रदेशों में बल्कि उत्तर प्रदेश में अपने वोट की कीमत हमने क्या कर ली, क्या बना ली अपने वोट की कीमत? 1 प्लेट मुर्गा, 1 पौआ दारू, 1 बोतल दारू। वोट इतने पे ही तो बिक रहा है, 1000 रुपए का नोट या 2000 रुपए का नोट। साहब ने कहा वोट की कीमत अपनी बेटी की इज्जत के बराबर समझना, और हमने अपने वोट की कीमत 1000 रुपया और 2000 रुपया 1 बोतल दारू के बराबर कर लिया। और साहब ही ये बात कहते थे कि जिस समाज को वोट की अगर कीमत अपनी बेटी की इज्जत नहीं समझेगा, उस समाज की बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित कभी रह नहीं सकती। तो जो तमाम एट्रोसिटीज़ की घटनाएं हमको आसपास देखने को मिल रही हैं, ये सब हमारे महापुरुषों की चेतावनियां थी जिन पे हम लोगों ने काम नहीं किया। अपने वोट की कीमत हमने 1 पौआ दारू के बराबर, 1 बोतल दारू के बराबर जो बना दी, और उसी की वजह से आज हम इतने मजबूर हैं, इतने लाचार हैं कि 85% होने के बावजूद केवल हम संगठित नहीं हैं, इसलिए वो 15% हमारी सर पे बैठ के राज कर रहे हैं। साहब हमको वार्न करते थे कि हमें मजबूत नहीं, हमें मजबूर सरकार चाहिए। वो तुम्हारे संगठन में घुस करके, बाबा साहब और साहब कांशीराम में इतनी सारी समानताएं, इसीलिए कहा जाता है कि बाबा साहब का दूसरा नाम कांशीराम। कांशीराम क्यों कहते हैं दूसरा नाम? क्योंकि जब लखनऊ के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को बाबा साहब ये बात साफ साफ कहते हैं कि ये तथाकथित ऊंची जाति के लोग आपस में चाहे जितना बटे रहें, लेकिन जब हमारे समाज के लोग इकट्ठा होके, एकजुट होकर के, जैसे आपने कांशीराम ट्रस्ट बनाया, ऐसे संगठन बना करके समाज को एकजुट करने का प्रयास करते हैं, तो ये ऊंची जाति के लोग उसमें घुस करके दीमक की तरह उसको खोखला करने में अपनी जी जान लगा देते हैं। साहब कहते हैं, अरे बाबा साहब ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जिस दिन SC, ST, OBC और माइनॉरिटी ये संगठित हो गया, उनके बगल में बैठे थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत, जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, वो बैठे थे और बाबा साहब ने उनकी तरफ ऐसे इशारा करते हुए बोला, बाबा साहब कानून मंत्री की पोस्ट पे थे उस समय, ऐसे इशारा करते हुए बोला कि जिस दिन SC, ST, OBC और माइनॉरिटी एक हो जाएगा, उस दिन ये 3% ब्राह्मण आपके जूते के फीते खोलने में अपनी शान महसूस करेगा। इतनी बड़ी बात जब बाबा साहब बोलते हैं तो इस बात को अक्षरशः पालन कौन कराता है? साहब कांशीराम। साहब कहते हैं कि उनका काम है तोड़ना, वो तुम्हारे संगठन में घुस के तुमको तोड़ने का काम करेंगे, और वो हो भी रहा है, वो हो भी रहा है, हम व्यवहारिक रूप से देख भी रहे हैं। तो साहब ने हमको कहा कि उनका काम है तोड़ना, मैं तुमको छूट देता हूं, जितना तोड़ सकते हो तोड़ो, मुझे तुम्हारे तोड़ने पे उंगली नहीं उठाना है। मेरा काम है जोड़ने का, जो भैया आप अभी बोल रहे थे, हमारा काम जोड़ने का है। हम
ये 6,500 जातियों में बटे समाज को मैं जोड़ने में अपनी जी जान लगा दूंगा। मेरा काम जोड़ने का है और अपने मरते दम तक मैं ये काम करूंगा। और ये काम करके हमें मजबूत नहीं बल्कि मजबूर सरकार बनानी है। हमें सरकारों को मजबूर करके रखना है जिससे कि हमारी बातें मानती रहें, जो हम चाहते हैं वो बातें पूरी होती रहें। लेकिन इस बात पे भी हमने काम नहीं किया। काम किसने किया? वही तथाकथित जो 15% लोग, मनुवादी लोग, वो लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने आज सरकार इतनी मजबूत बना ली कि 85% उनके सामने मजबूर नजर आ रहा है कि नहीं नजर? इतना बड़ा वोट बैंक, इतना बड़ा जनबल, इतना बड़ा संख्या होने के बावजूद हम उनके सामने लाचार नजर आ रहे हैं। वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि जो सामाजिक जागरूकता का कार्यक्रम पीछे से चल रहा था वो कहीं ना कहीं शिथिल पड़ गया है, कमजोर पड़ गया है, पीछे हो गया है। और हम सब चाहते हैं कि अल्लाह दिन का कोई चिराग आएगा, कोई जादू की छड़ी आएगी और राजनीति एकदम से परिवर्तित हो जाएगी और नेक्स्ट पीएम और नेक्स्ट सीएम यही खाली नारे चलते हैं। चाहे फेसबुक हो जाए, ट्विटर हो जाए, व्हाट्सएप हो जाए, सारी आधे से ज्यादा क्रांति तो हम लोग की आजकल व्हाट्सएप पे चल रही, सोशल मीडिया के माध्यम से चल रही। मान्यवर साहब ने इसको एक हथियार के रूप में कहा दिया था आपको और हमको, और हमने उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। हम सारे लोग बाहर निकलना ही भूल गए, बल्कि हम लोग घर से ही सारा मिशन मूवमेंट, वही नेक्स्ट पीएम और नेक्स्ट सीएम, खाली ये चल रहा है। तो वो जो मजबूत सरकारें बनाए हैं वो लोग आपको और हमको इतना मजबूर कर दे रहे हैं कि वो भेदभाव, असमानता, जो गैर बराबरी थी, जिसकी नींव बाबा साहब ने संविधान लिख करके हिला दी थी, उस भेदभाव, असमानता को ये फिर से स्थापित करने का काम कर रहे हैं। और धीरे धीरे करके बुलडोजर एक के बाद एक व्यवस्थाओं पे चलाते आ रहे हैं। ये बुलडोजर कुछ और नहीं है बल्कि वो व्यवस्था है। ये बुलडोजर आज क्या चल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये गड़बड़ किया, इस पे बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर वो व्यवस्था है जो कि बाबा साहब ने चलाई थी संविधान लिख करके बुलडोजर चला के पूरा खत्म कर दिया था समानता को, गैर बराबरी को। और इन लोगों ने उसी को हथियार बना दिया वापस सारी चीजें स्थापित करने के लिए। आप चिल्लाते रहो, वो आके बुलडोजर चला के चले जा रहे हैं, आपका मकान गिरा के चले जा रहे हैं। केवल ये बुलडोजर केवल मकानों पे नहीं चल रहा है, आने वाले समय में देख लीजिए इसका शुरुआत भी हो चुका है। ये बुलडोजर शैक्षिक संस्थाओं पे भी चल रहा है। ये बुलडोजर तमाम सामाजिक संस्थाओं पे भी चल रहा है कि आपको तमाम चीजों से बाउंड कर दिया गया कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। ये बुलडोजर समाज में हर एक उस ताने बाने पे चल रहा है जो कि इकट्ठा होने का, एकजुट होने का प्रयास कर रहा है। और हमको बेवजह की चीजों में उलझा के रखा हुआ है। कभी मंदिर के ऊपर बहस कराते हैं, कभी किसी धर्म ग्रंथ के ऊपर बहस कराते हैं, कभी मुसलमानों के ऊपर बहस कराते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आप फोकस्ड काम नहीं करेंगे, अगर आप साहब की आंखों में आंखें डाल करके देख पाते हो तो आपको वो फोकस साहब की आंखों में ही नजर आ जाएगा कि वो आपसे कहे कि वो बात करेंगे ताज की, तुम बात करना आज की। वो बात करते हैं मुसलमानों की, वो बात करते हैं गीता की, कुरान की, आपको करना ही नहीं, आपको बात संविधान की करनी है। आपको फोकस्ड रहना है वैसे ही जो साहब की आंखों का सपना है कि आप कैसे अपने आप को शासक जमात बना पाते हो, कैसे अपने वोट की ताकत का एहसास करा पाते हो। लेंस का काम है, अगर सूरज में धूप के सामने उसको ऐसे रख दिया जाए तो वो कागज को जला देता है। वो फोकस्ड काम होता है। वो फोकस्ड काम साहब कांशीराम आपसे और हमसे चाहते थे कि वो बुलडोजर चला रहे हैं भले ही, लेकिन आने वाले समय में ये बुलडोजर हमारी व्यवस्था को ना खत्म करे। इसके लिए आपको और हमको अपनी जो जनबल है, अपनी जो शक्ति है, उसका एहसास करना है। ये लोग आपको व्यर्थ के मुद्दों में उलझा देते हैं, उन मुद्दों में आपको उलझना नहीं है। हाँ, लेकिन हाजिर जवाबी जरूर आपको तय करनी है, और वो हाजिर जवाबी वैसे ही तय करनी है कि जैसे ये इनके दिमाग में किस तरीके का कीड़ा चलता है कि मुसलमान अगर या मुसलमान हो या आप और हम हो, हम लोग जूता गांठते हैं, जूता बनाते हैं, या जब तक मरा हुआ पशु उठा रहे थे इनको कोई दिक्कत नहीं थी। बाबा साहब के समय में भी बाबा साहब ने जब महारों से कहा कि तुम मरा हुआ पशु नहीं उठाओगे, तो ये लोग क्या बोले कि अरे वो तुम लोगों का नुकसान कर रहा है, हर पशु उठाने पे 500 रुपया मिलता है, वो तुम लोगों का नुकसान कर रहा है। यानी जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं वो भ्रम फैलाने का काम करते हैं।
साहब ने इसके लिए भी हमको वार्निंग दिया था, साहब कांशीराम ने। बाबा साहब ने भी कहा कि तुमको वो भ्रम फैला रहे कि 500 रुपया का नुकसान हो रहा है। वो कह रहे, बाबा साहब ने तुरंत हाजिर जवाबी दिया कि मैं आपको 1500 रुपए एक पशु पे दूंगा, एक मरा हुआ पशु तुम उठाओ, तुम्हारा नुकसान ज्यादा हो रहा, तुम्हारा 1000 रुपया का नुकसान हो रहा है, चलो आज से तुम मरा हुआ पशु उठाओ, हम मरा हुआ पशु नहीं उठाएंगे। ये हाजिर जवाबी आपको और हमको सीखनी है, क्योंकि हम जब तक गंदा काम कर रहे थे तब तक इन्हें दिक्कत नहीं थी। इन्हें दिक्कत कब से होने लगी? जब से एक चमार की बेटी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हो गई, जब से एक अहिर का बेटा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन गया, इनके दिमाग में है कि हम खाली जूता गांठें या मरा हुआ पशु उठाएं या मरा हुआ जानवर उठाएं, और हम या तो गाय भैंस का काम करें, खेत खलिहान का काम करें, हम लोहा पीटे सोना पीटे, यही काम करें, हम जाति से ऊपर ना उठ पाए। हम जाति से उठ करके सूट बूट कोट पैंट टाई पहने, इन्हें तकलीफ होने लगी। हम मुख्यमंत्री बन के प्रधानमंत्री का सपना देखने लगे, इन्हें तकलीफ होने लगी। और ये हमको उलझा दे रहे हैं, हमारे स्पेशली युवाओं को मोबाइल के माध्यम से। ये सोशल मीडिया जो हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार है, इस माध्यम से जिससे हम अपनी इस मिशन मूवमेंट को और मजबूती दे सकते थे, इसको वो और कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि तमाम तरीके की बातें फैलाई जाती है, जैसे कि मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का माहौल पैदा करके ये सब बातें करते हैं। तो आपको इसका मजबूती से जवाब देने, जो हाजिर जवाबी की बात मैं कर रही हूं, इसका मजबूती से आपको जवाब देना है कि हमें ये साबित करने की जरूरत नहीं है, इस देश को सींचने में बनाने में हमारे पुरखों का योगदान है। और वो पुरखे हमारे, चाहे ज्योतिबा फूले हो, छत्रपति शाहू जी महाराज हो, बाबा साहब हो, साहब कांशीराम हो, या फिर वो तमाम मुसलमान भाई हो जिन लोगों ने अपनी देश को छोड़ करके, यानी पाकिस्तान छोड़ करके भारत देश में रहना स्वीकार किया, इस देश में अपनी जान दे दी, इस देश की आज़ादी के लिए तमाम काम किया। तो ये जो नफरत और देशभक्ति और तमाम तरीके का जो माहौल वातावरण पैदा किया जा रहा है, इससे सावधान रहिए। ये कभी किसी धर्म ग्रंथ के ऊपर बहस कराते हैं, इससे भी सावधान रहिए। अपने आप को फोकस्ड रखिए कि हमारा काम क्या है, हमारा काम है हमारे को शासक कैसे बनना है। और जब साहब कांशीराम की वो बात मुझे दिमाग में आती है कि साहब से एक व्यक्ति ने एक दिन कहा, उनके कार्यकर्ता ने, कि साहब सब कुछ बिक रहा है, कार्यकर्ता बिक जा रहा है, टिकट बिक जा रहा है, MP MLA बिक जा रहा है, एक दिन कांशीराम भी बिक गया, तब क्या होगा? मुझे बार बार दिमाग में यही बातें हॉन्ट करती हैं कि साहब जब ये बात सुने कि सब कुछ बिक जा रहा है, एक दिन कांशीराम भी बिक गया, तब क्या होगा? तब उन्होंने कहा, साहब ने थोड़ा संजीदा हो गए, साहब थोड़ा गंभीर हो गए और बहुत धीमे स्वर में कहे कार्यकर्ताओं को बुला के कि ये बात सही है, इस बिकाऊ दौर में, इस बिकाऊ दुनिया में सब कुछ बिक रहा है, नेता बिक रहा, कार्यकर्ता बिक रहा, टिकट बिक रहा, वोट बिक रहा, एक दिन कांशीराम भी बिक सकता है। लेकिन साहब ने इस बात को बहुत जोर देते हुए कहा कि सब कुछ बिक रहा है, एक दिन कांशीराम भी बिक जाएगा, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि कांशीराम के बिकने की कीमत देश के प्रधानमंत्री का पद होगा, उस पद के नीचे साहब कांशीराम जो है अपने आप को नहीं बेचेगा। अब आपको तय करना है, जो साहब का सपना था, कितनी बड़ी बात बोली कि पीएम के नीचे, पीएम की नीचे मैं कभी बिकूंगा नहीं, पीएम की पोस्ट के नीचे हम बिकेंगे नहीं, लेकिन हमने अपने आप को कितनी छोटी छोटी चीजों पे बेच दिया। एक छोटी सी कुर्सी है MP MLA की, उतनी छोटी सी हैसियत, उतनी छोटी सी साहब हमको देने वाला बनाना चाहते थे। मांगो मत, हमेशा मांगते रहते हो, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। जो भाई विशाल गा रहे थे, उन्होंने गाने के बीच में जो साहब का बताया, MP के ही चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी, हम 20 रुपया किलो गेहूं देंगे, 25 रुपया किलो चावल देंगे, 200 रुपये वाली साड़ी बांटेंगे, 20 रुपए वाली 200 रुपए वाली साड़ी बांटेंगे। आपकी पार्टी क्या करेगी? पत्रकारों ने साहब से पूछा, तब साहब ने बात को कहा कि मैं अपने समाज को इतना मजबूत कर देना चाहता हूं कि मेरे समाज के लोग 20 रुपए किलो वाला गेहूं नहीं बल्कि 50 रुपए किलो वाला गेहूं खरीदने लायक बने। इतना मजबूत कर देना चाहता हूं कि वो 25 रुपए किलो वाला चावल नहीं बल्कि 60 रुपए 70 रुपए किलो वाला चावल खरीद के खाएं। और मैं अपनी समाज की औरतों को इतना मजबूत कर देना चाहता हूं कि वो 200 रुपए की नहीं बल्कि 2000 रुपए
या 5,000 रुपए की साड़ी पहने। हमें मजबूत बना करके साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें अपने पूरे जीवन में दे करके गए। हमेशा हम मांगते रहे मांगते रहे मांगते रहे। साहब कहते थे हमको इतना दबाया गया, इतना सताया गया कि हम भिखमंगे बन गए, हमेशा मांगते रहे मिल जाए मिल जाए मिल जाए। आजकल 5-5 किलो फ्री में राशन बिक रहा है, बट रहा है, हमको लगता है अच्छा चलो मिल जाए। लेकिन सोचने वाली बात है कि साहब जब हमको वार्निंग दिए, कहे कि हमेशा लेने वाला नहीं, हमको अब देने वाला बनना है, और उस देने वाले में आपको और हमको इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी जमात हमें बना करके गए। तो इस बात को ध्यान रखिए, जब साहब कहते हैं कि जिसको धूप लगे और जिसको भूख लगे वो मेरे साथ काम नहीं कर सकता। साहब कहते थे जिसको धूप लगे और जिसको भूख लगे वो मेरे साथ काम नहीं कर सकता। और हम साहब की इन सारी बातों को दिमाग में रख करके फील्ड में उतरते हैं। हमको ना भूख लगती है ना हमको धूप लगती है। हम अपने लोगों के बीच में गांव में आराम से रुक लेते हैं, चाहे वो झोपड़ी वाला मकान हो, चाहे वो खपरेल वाला मकान हो, या खुले आसमान के नीचे हम चारपाई बिछा के आराम से अपनी रात बिता लेते हैं। लोगों के बीच में खाते पीते उठते बैठते हैं। हमें खाना मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम साहब को पढ़े हैं और हम साहब को जी रहे हैं। साहब का जो सपना है उसको हम जी रहे हैं, और हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी बातों से, हमारे काम से, हमारे लोगों के बीच में जाने से हमारा लाभ भले ना हो, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन जरूर साहब कांशीराम के उस सपने को पूरा करने में सक्षम होगी। और मुझे थोड़ा समय बता दीजिएगा, मुझे ख़त्म करना होगा तो हाँ, तो इसलिए क्योंकि आप लोगों का कार्यक्रम थोड़ा लेट भी हो गया था। तो साहब जब ये कहते हैं जिसे भूख लगे जिसे धूप लगे वो काम नहीं कर सकता, तो इस बात में जो गहराई है उस गहराई को आपको और हमको बहुत अच्छे से समझना है। क्योंकि साहब ने जो तैयार की थी लीडरशिप, वो कैडर बेस थी, समाज में परिवर्तन करके वो हमारे ही बीच से, जब उन्होंने कहा 1 नोट 1 वोट, तो उस समय पैसा नहीं लोगों के पास था, लेकिन साहब ने ऐसे ऐसे लोगों को जमीन से उठा करके यहाँ तक ले आए। कहा कि तू अपने वोट से अपना राजा चुन सकता है। एक जूती गांठने वाले को उठा करके कहा कि चलो तुम्हें चुनाव लड़ना है। एक साग भाजी उगाने वाले से कहा कि तुम चुनाव लड़ सकते हो। वो कह रहा साहब ना हमारे पास पैसा है, हमारे पास तो कपड़ा खरीदने भर को पैसा नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। साहब ने कहा तेरे साथ तेरे समाज का वोट है, तू उसके बदौलत जीत सकता है। और साहब उसको तैयार किए और लेके निकले, और फील्ड में एक बड़ी सी चादर ले लेते थे। उस समय तो आजकल फ्लेक्स है, प्रिंटिंग मशीन है, उस समय हाथ से पेंटिंग हुआ करती थी, और हाथ से पेंट किया हुआ वो पीछे बैनर रहता था। साहब उस पर लिख के रखते थे 1 वोट 1 नोट, और गांव में लोगों के बीच में जाते थे कि ये तुम्हारे समाज का व्यक्ति है, इसको मैं MP MLA बनाना चाहता हूं, आपका 1 वोट चाहिए, और इस वोट के साथ जो भी तुम्हारे पास 1 नोट हो, चाहे वो 20 रुपया हो, 50 रुपया हो, 100 रुपया हो, वो लाके हमें दो। इतना उत्साहित हो जाती थी गांव में औरतें, आदमी सब इतना उत्साहित हो जाते थे कि कोई पाँव में पायल पहना हो तो वो पायल उठा के दे देता था, हाथ में अगर चूड़ी पहना हो तो चूड़ी उठा के दे देता था कि साहब हमारे वोट की कीमत, हमारे नोट की कीमत दोनों आपके लिए है, और हम चाहते हैं कि हमारा समाज इस तरीके से मजबूत होकर के आगे बढ़े। जिस ईमानदारी से साहब ने एक जूता गांठने वाले को, साग भाजी उगाने वाले को, भैंस चराने वाले को साहब कांशीराम ने संसद का, मंदिर का रास्ता दिखाया। साहब ने कहा कि मंदिर मस्जिद में मत उलझो, बल्कि सत्ता के मंदिर की तरफ इशारा, कहा कि तुम्हारा जो टारगेट है, जो बाबा साहब की उंगली का इशारा है कि सत्ता के मंदिर की तरफ जाओ, इस व्यर्थ के मंदिर मस्जिद में उलझने की तुमको ज़रूरत नहीं है। ऐसे तमाम बातें जो साहब कांशीराम कहते थे कि आप आराम करोगे, अगर आराम पसंद है आपको। संडे का मतलब हम बहुत जगहों पे गए तो देखा हर जगह संडे पे कभी कोई चिकन बना रहा है, कोई मटन बना रहा है। संडे माने मटन डे, संडे माने चिकन डे, संडे माने फैमिली डे। ये संडे आपको आपकी फैमिली के लिए नहीं मिला था। साहब कहते थे कि कम से कम आप अपने, अगर शरीर से नहीं उपस्थित हो सकते, तन मन धन में अगर शरीर से उपस्थित नहीं हो सकते, तो अपनी सैलरी का एक हिस्सा आप समाज को दो। जो बाबा साहब का सपना था कि 5% दीजिए, साहब कहते हैं 5% भी नहीं, आप 0.5% दीजिए। हम ऋणी हैं जिन लोगों ने साहब कांशीराम को उस समय इतना तैयार किया कि साहब हमारे बीच में इतना सारा काम कर पाए कि आज हम साहब की जयंती मना रहे हैं। वैसे ही जैसे साहब ने बाबा साहब और तमाम महापुरुषों की जयंतियां मनवाने का जो काम हम लोगों के बीच में किया। मैं जो बात एक बीच में जो रह गई थी, हमारे एक भाई यहाँ बीच में आ गए हैं तो मुझे ध्यान आ गया उनको देख करके कि मैं बात कर रही थी कि हमको मंदिर और मस्जिद के जो व्यर्थ जो
झगड़ों में उलझा के रखा गया है, कभी हिंदू मुसलमान के झगड़े में उलझा दिया जाता है। इन तमाम महापुरुषों में मैं एक महापुरुष का नाम लूंगी, ज्योतिबा फुले। वो इसी धरती से निकल करके गए, महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले। इनको जब पहला स्कूल खोलना था, उस स्कूल को खोलने के लिए भाई उस्मान शेख ने अपनी जमीन दी थी। हाजिर जवाबी वाली बात ये ध्यान रखिएगा कि आपको ये कहना है कि हमारी लड़ाई हिंदू और मुसलमान की नहीं है। मुसलमान ने हमको जातियों में नहीं बांटा, आपको जातियों में जिन लोगों ने बांटा उससे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को शरण दी, जब वो घर से निकाले गए तो उनको शरण भी एक मुसलमान भाई, वही भाई उस्मान शेख जिन्होंने अपनी ज़मीन दी, उन्होंने दी। यहाँ तक कि महार तालाब सत्याग्रह जो बाबा साहब ने किया, चावदार शराब सत्याग्रह, साफ पानी पीने का जो आंदोलन किया, उस आंदोलन को करने के लिए भी एक मुसलमान भाई ने ही अपनी जमीन दी थी। और उत्तर प्रदेश में जब साहब कांशीराम का मिशन मूवमेंट बहुत तेजी से चल रहा था, तो अयातुल्ला खान नाम के एक मुसलमान भाई थे जो देवरिया से थे, उन्होंने अपने घर में दही और भात खिला करके साहब को जिंदा रखा। यानी उस दौर में जब साहब को खाने के लिए दरवाजों पे खाना नहीं मिलता था, उन्होंने अपने घर में साहब को शरण दी और दही और भात खिला खिला करके साहब को मिशन मूवमेंट के लिए लेके जाते थे। तो हम ऋणी हैं उन तमाम जो साथी का जो सपना था हमारे महापुरुषों का, SC ST OBC और माइनॉरिटी में केवल मुसलमान ही नहीं बल्कि सिख, ईसाई और बौद्ध, पारसी, जैन, ये सब समुदाय के लोग साहब का सपना था। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा फोकस साहब ने मुसलमानों के ऊपर किया, क्योंकि मुसलमान इस देश में एक बड़ी जमात के रूप में है जिसकी स्थिति दलितों के ही जैसी है, जो कि अपना नेता सही मायने में नहीं डिफाइन कर पाया। और इसीलिए साहब के आंकड़ों के हिसाब से आज़ादी के पहले देश में सरकारी सेवा में 37% मुसलमान थे, जो कि आज़ादी के बाद घट करके 1% के करीब रह गए हैं। तो अब ये आपको खुद से देखना है कि जो लोग हमको हिंदू मुसलमान में उलझा करके रखे हुए हैं, वास्तव में हमारे हिस्से का जो हक है वो यही लोग खा करके अपना पेट भरना चाह रहे हैं। और आजकल तो फेसबुक पे भी तमाम जगह लिखते हैं लोग, कोई फेसबुक पे चश्मा लगा के कह रहा है ये मुझे आरक्षण से नहीं मिला, ऐसे तमाम ऊटपटांग कमेंट कर रहे हैं। और मैं ये भी देख रही हूँ कि हमारे लोग उन कमेंट्स का जवाब देने में अपनी इतनी एनर्जी लगा रहे हैं कि वो अपना चश्मा लगाते हैं और कहते हैं कि हमें ये आरक्षण से नहीं मिला, हमने अपनी मेहनत। हमें जवाब देने की ज़रूरत देखिए है, लेकिन एक सीमा तक ही जवाब देने की ज़रूरत है। हमारा सही जवाब वो होगा जो हमारे साहब कांशीराम हमको दे के गए। अंत की एक बात यही है कि साहब ने कहा कि अगर आप संघर्ष कर रहे हो समाज के लिए, अगर आप संघर्ष कर रहे हो तो वो संघर्ष दिखना चाहिए। और वो दिखना कैसे चाहिए? असली संघर्ष वो होता है जो सत्ता की कुर्सी को हिला करके रख दे। ये साहब ने अपने प्रबोधन में कहा, अपने भाषणों में कई बार कहा कि सत्ता की कुर्सी को अगर आप हिला पाते हो, ऐसा वक्तव्य आपको देने वाला बनना है। ये प्रबोधन आपको गांव-गांव में छोटी छोटी मीटिंग्स के द्वारा ही संभव है। तभी आप अपने समाज को तैयार करेंगे, तभी आपकी बात कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मानने के लिए विवश होगी। नहीं तो राजनीतिक पार्टियों का आज स्वरूप यही हो गया है कि पहले साहब बोलते थे सांपनाथ और नागनाथ, अभी हम लोगों के अपने ही बीच में इतने चमचे और दलाल पैदा हो गए हैं कि हमको बाहर से चमचों की जरूरत नहीं है। हमारे पास डबल ट्रिपल हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि अपने समाज के चमचों से भी निपटना है और जो बाहर के दलाल तैयार किए गए हमको उनसे भी निपटना है। साहब बोलते थे ना कि चमचा वैसे होता है, चम्मच जिस बर्तन में जाता है उसी बर्तन को खाली कर देता है। तो इस चमचों से भी निपटने के लिए साहब ने ऐसे पूरा बताते थे कि आप ये जो व्यवस्था है इसमें ये 15% है और ये पूरा 85% है, लेकिन जाति में बटा है इसलिए हमारी खोपड़ी पे बैठ के ये राज कर रहा है। इस असमानता वाली व्यवस्था को साहब बराबरी पे लेके आना चाहते थे। और साहब का एक हिडन एजेंडा था जो कि आप लोग बेहतर जानते होंगे कि साहब कहते थे कि इस व्यवस्था को पहले मैं ऐसे लाना चाहता हूँ और फिर मैं इस व्यवस्था को ऐसे लाना चाहता हूँ। यानी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन आज हम ये बात कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। हम अपनी जिम्मेदारियों से हटते चले गए। साहब ने हमको नीचे से उठा के यहाँ तक पहुँचा दिया। हम यहाँ पहुँच करके साहब हो गए, बाबू साहब हो गए, कॉलर ऊंचा करके घूमने लगे, कलफ लगे कपड़े पहनने लगे, गाड़ियों में घूमने लगे। तो हमको हमारा दिमाग खराब हो गया और इसीलिए हमारा मिशन मूवमेंट जो है वो पीछे होता
चला जा रहा है। ये दौर शुरू हुआ था पूना से, पहुंचा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से आगे गया पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तमाम राज्यों में जो ये पहुंचा। और उसके बाद साहब का जो नारा था कि मजबूत किए बिना आप MP MLA अगर बना भी लोगे, समाज को मजबूत किए बगैर अगर आपने MP MLA बना भी लिया तो भी वो टिकाऊ नहीं होगा। वो आज हम देखते हैं। इसलिए हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साहब के वो शब्द मेरे कानों में आज भी गूंजते रह रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, किसी माई के लाल में ये दम नहीं है। जिन परिस्थितियों में, काल में, समय में मान्यवर साहब ने इतना बड़ा चैलेंज दिया था, आज हम बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होने के बावजूद, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम करने के बावजूद, इतना रुपया पैसा खर्चा करने के बावजूद, साहब अपने समय में कहते थे कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं, हमारे पास धन की कमी नहीं, हमारे पास कमी है केवल संगठन की, और संगठन को मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी, जैसे कांशीराम ट्रस्ट इस समय कर रहा है। मेरा आपसे विनती है कि इस ट्रस्ट के माध्यम से तमाम वो छोटे छोटे जो संगठन है उसको एक बैनर तले, छतरी नीचे लेकर के आइए और धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार गांव में लोगों के बीच में लेकर के जाइए। क्योंकि अगर हमारा सामाजिक प्रतिनिधित्व यानी लोगों के बीच से अगर आप तैयार करो, जो आपका हमारा समाज का जो चमचा लोग तैयार हो जाते हैं ना, कि आपने किसी को तैयार किया, वो सोचता है मैं तो MP MLA हो गया, और फिर उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी टिकट दे देती है, वो उसका तलवा चाटने लगता है। तो ऐसा ना बिकने वाला जो समाज साहब कांशीराम का सपना था, वो ना बिकने वाले समाज को तैयार करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। तो साहब का जो नारा है, उसी बात पे मैं अपनी बात खत्म करूंगी कि जो साहब ने कहा था, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तो जंग लड़ने का समय आ गया है। बेईमान लोग सत्ता पे काबिज हो गए हैं। ये बेईमान लोग धीरे धीरे आपके देश को खोखला कर रहे हैं। आपके देश को, आपके देश इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की मेहनत का नतीजा है कि भारत एक राष्ट्र बन पाया। अलग अलग जातियों में बटे हुए समाज को एक भारत सूत्र में बाबा साहब ने पिरोया, फिर उसको शासन सत्ता का एहसास एक सूत्र में पिरो के साहब कांशीराम ने किया, और अब धीरे धीरे उसी सूत्र की एक एक माला का एक एक मोती जातियों के तमाम नेताओं को ये पैदा करके, खड़ा करके, उनको लालच दे करके, केंद्र में सरकार बना करके, या जिस भी तरह से उनको छोटा छोटा पद दे करके हमारे ही बीच में विघटन पैदा कर रहे हैं। ये ऐसे चैलेंजेस को हमें स्वीकार करना है। और जो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम रहे रविदास प्रसन्न। जो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज का बेगमपुरा, यानी ऐसा पूरा हो, ऐसा देश हो, ऐसा राष्ट्र हो जो कि बेगम वाला हो, यानी जिसमें कोई भी गम ना हो। तो ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अंग, वो सबको अन्न तभी मिल पाएगा, सब खुश तभी हो पाएंगे जब आप अपनी सरकार बना पाएंगे। और अपनी सरकार बनाने के लिए अपने समाज को, आपको और हमको मजबूत करना है। और अपने समाज को मजबूत करने के लिए कांशीराम ट्रस्ट जैसे संगठन ही आगे आकर के काम करेंगे। राजनीतिक पार्टियां आपका टांग खींचेंगी, लेकिन पीछे नहीं हटना है। ये हम उत्तर प्रदेश में भी फेस कर रहे हैं। हमें इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अपने हिस्से के चिराग को जला के रखना है, अपने हिस्से की मेहनत को हमें करके रखना है। क्योंकि हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने दीजिए। साहब अडिग नहीं हुए, और साहब के नाम पे आपने ट्रस्ट बना के जो ये काम शुरू किया है, इसी काम को हमें आगे बढ़ाना है। और इस आगे बढ़ाने के दरमियान में अपने गांव में अपने जो नीचे तबके के लोग हैं, वो आपसे कनेक्ट तभी हो पाएंगे जब आप एक सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद अगर आप उनके बीच में जाते हो, उनका दिया हुआ चाहे गुड़ हो, चाहे मीठा हो, चाहे पानी हो, जो भी हो, अगर वो साधारण एक टंकी से भर के भी पानी देते हैं, आप तो हमको बढ़िया 20-20 रुपए लीटर वाला बिस्लेरी पानी पिला रहे हो, लेकिन हम गांव में चाहे वो हैंडपंप का पानी या कुएं का पानी जो भी वो लाके हमको देते हैं, हम खुशी खुशी उनके साथ भले 2 घूंट पिए, लेकिन हम जरूर पीते हैं। क्योंकि ये एम्पावरमेंट उनको फील होता है कि ये मेरे समाज की हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन हमारे बीच में आ रहे हैं,
हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये जो डोर टू डोर, मैन टू मैन कनेक्टिविटी है, जो साहब का एक सपना था, वो कनेक्टिविटी इस ट्रस्ट के माध्यम से मैं उम्मीद करती हूँ कि इस अमरावती जिले में आप पूरा करने में सक्षम होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। एक चीज़ और कहूँगी कि राजनीति को ऐसा आप झुकाने के चक्कर में मत पड़ो, बल्कि समाज को इतना मजबूत कर दीजिए कि राजनीति खुद आपके चरणों में झुकी हुई नजर आए। अपने बीच से नेता निकालिए, अपने बीच से कार्यकर्ता निकालिए, ऐसा कार्यकर्ता जो ना बिकने वाला हो। मुझे कोई खरीद सकता है, मैंने तो ऐलान कर दिया है कि मैं कोई धन संपत्ति नहीं रखूंगी। जिसने खुद अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी कुछ नहीं रखनी, उसको कोई नहीं खरीद सकता। ऐसा आप अपने बीच से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों तरीके के वॉलंटियर आप तैयार किए हुए हैं। आप लोग जब मुझे यहाँ पे एंट्री गेट पे जब आप रिसीव कर रहे थे, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि साहब का एक एक काम मैं किताबों में पढ़ रही हूँ और मैं अमरावती में प्रत्यक्ष रूप से देख रही हूँ। एकदम वैसे ही कैडर में आप हमको लेने आए, आप हमको होटल तक पहुंचाए और उसके बाद में आप यहाँ पे उसी कैडर के तहत लेकर के आए और उसी तरीके से आप यहाँ पर बैठे। तो साहब का आपने लाइन पकड़ा हुआ, बस इस लाइन को जो एक्सटेंड करना था कि साहब ने बामसेफ वाला काम आपको सिखाया, आप उस बामसेफ से जो DS4 वाला काम है वो कांशीराम ट्रस्ट करेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस ट्रस्ट के द्वारा तमाम बातों को जो है हल किया जाएगा। अब मैं अपनी बात को यहाँ पर जो है एंड करूँगी। इससे पहले मैं कुछ बातों को मैं चाहती हूँ कि हमारे जो अगले वक्ता हैं वो अपनी बातों में ज़रूर टेकअप करेंगे। एक युवा होने के नाते जो उनकी जिम्मेदारियाँ हैं वो बेहतर तरीके से आपके सामने जो है प्रस्तुत करेंगे और आप लोग उनकी बातों को ज़रूर अच्छे से सुनिएगा। हम लोग भी बहुत सारी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, बस जरूरत है कि हम लोग इकट्ठा होकर के, एकजुट होकर के काम नहीं कर पा रहे हैं। हम थोड़ा सा स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं, इसलिए आज हमारी ये गति है। जो साहब का अंतिम संदेश यही था कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, और इसके साथ साथ संघर्ष वही है जो कि सत्ता की कुर्सी को हिला दे। आप एक ऐसा प्रेशर ग्रुप बनिए कि राजनीति आपके चरणों में आकर के गिरे। तो अभी आप राजनीति को करोगे। राजनीतिक लोग आज इतने मजबूत हो गए हैं पैसे से, हर एक तरह से, कि अपना जो है वो मजबूती से सब काम करते चले जा रहे हैं। तो हम उनको सिर्फ अपने जन बल से, अपने मनोबल की ताकत से ही जो है उनको अपने सामने रख सकते हैं, क्योंकि साहब का ये तैयार किया हुआ इतना बड़ा जो परिवार है, इस परिवार को संजोए रखना, संभाले रखना जिम्मेदारी है, आप निभा रहे हो। मेरी ये बस एक कामना है कि अमरावती में जहां हमारे लोग सबसे ज्यादा हैं, इतना कैडर तैयार कर दीजिए कि जो अमरावती का लोकसभा सीट है, लोकसभा लेवल की मेहनत कीजिए। मैं आपके यहाँ पे गांव-गांव के कैडर करके आने के लिए तैयार हूँ। मेरा जितना आपको समय चाहिए मैं आने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि अब की बार बहुजन राजनीति को खत्म करने का इन लोगों ने बिल्कुल प्रण किया हुआ है। ये मनुवादी लोग साम दाम दंड भेद लगा करके बहुजन राजनीति को खत्म करने का ये प्रण लिए हुए हैं। और हमने भी, हम कांशीराम के वंशज हैं, हम बाबा साहब की बेटी हैं, तो हमने भी प्रण लिया हुआ है कि हम साहब की विरासत को ऐसे खत्म होने नहीं दे सकते हैं। भले ही हम आज मजबूत नहीं है, 2 कदम हम थोड़ा पीछे आज जरूर लेंगे, लेकिन हम मजबूती से कम बैक करेंगे। और हमें लगता है कि अमरावती, रीवा मध्य प्रदेश में, और उसके बाद मतलब अमरावती महाराष्ट्र में, रीवा मध्य प्रदेश में, कैमूर बिहार में, और उत्तर प्रदेश में 2, 3, 4 जिले हैं जहां हम मजबूती से अपने समाज का कैडर तैयार करके एक अच्छा जो है रिजल्ट दे सकते हैं। इन्हीं सारी बातों के साथ में इस पूरी टीम को, पूरी आयोजक टीम को, जो हमारे विजय जी हैं और मनीष जी हैं, जो भी साथी हैं जिनका मैं नाम तो नहीं जानती हूँ, मुझे आप लोगों ने दिया था, तो जो आयोजक है पूरा इसका, हाँ जी, मान्यवर कांशीराम ट्रस्ट। एक अच्छी चीज़ यही है कि आप नाम के मोहताज नहीं हैं, आप संगठन के मोहताज हैं। तो संगठन की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि नीचे नाम नहीं, यहाँ हर एक व्यक्ति नाम के लिए मर रहा है। जैसे मैं और लक्ष्मण जी हैं, अभी हम दोनों ही आपस में लड़ते रहे कि ये सीनियर है, ये जूनियर। जब समाज का काम करने के लिए निकलता है, कोई जूनियर और सीनियर नहीं होता है। बुद्ध के धम्म में जो पहले प्रशिक्षित होता है, बुद्ध कहते हैं चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, आप 50 साल के होके बाद में प्रशिक्षित होगे तो आपको उसका जो है, आपको उसके आगे नमन करना पड़ेगा। तो बहुत सारा ऐसा भी है जो युवा निकल के हमारे सामने आ रहे हैं, हमको उनको ले करके चलना है। और एक विनती यही है कि जो साहब ने कहा था कि हो सकत नाही को हो सकत है में, महाराष्ट्र की जो एक सपना था साहब का, उसको
पूरा करना है। और कांशीराम ट्रस्ट को मैं बहुत सारी मंगल कामनाएं देती हूँ कि इस ट्रस्ट के माध्यम से वो काम होगा। मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, मैं चाहती हूँ कि बुरी लगे, ठीक है। मैं कहीं पे भी जाती हूँ, क्योंकि मैं आपके बाप का तो खा नहीं रही हूँ, मैं अपने बाप का खा रही हूँ, तो अपने बाप की ही बात करती हूँ। अब आपको तय करना है कि आपका बाप कौन है, ठीक। और जो पल पल अपने बाप बदल रहे हैं, ऐसे दो गले लोग मेरे समाज के हितैषी नहीं हो सकते। इन्हीं सारी बातों के साथ में सभी साथियों को ढेर सारी मंगल कामनाएं। मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती की ढेर सारे मंगल कामनाएं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय कांशीराम।